अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अक्सर स्टूडेंट्स इससे भागते हैं। मतलब उनको ये इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो इंशाल्लाह आज मैं आपको ये जो टॉपिक है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर बताऊंगा और आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा पक्का। दो टॉपिक्स हैं, एक है हैसला या हैसला और दूसरा है बोर्न हैबर साइकिल। ये जो बोर्न हैबर साइकिल या एंड हैसला है दोनों बड़े एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर आज आप लोग हैसला समझ पाओगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो बोर्न हैबर साइकिल आ रहा है वो बहुत आसान होगा आपके लिए। तो चले यहाँ से शुरू करते हैं। आपने हम सब ने ये पढ़ा था कि रिएक्शंस के दौरान सपोज करते हैं ए और बी आपस में मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनता है सी। इस दौरान या तो एनर्जी रिलीज हो जाती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। हम इस एनर्जी को कैलकुलेट करते थे, उसका हमने नाम इंथैल्पी रखा था। डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एन वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म की हीट का नाम हमने दिया था। आज हमने आपको ये बताना है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब के सब का एनर्जी कैलकुलेट करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है डायरेक्ट तरीके से। जैसे कि आप बाज रिएक्शन करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको क्या करें डायरेक्ट तरीके से। या बाज कंपाउंड के साथ कुछ इशू आता है, कोई भी इशू है, डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा देख लीजिए। CCl4 यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बनाने के लिए स्टूडेंट के जहन में ऐसा होगा कि यार हाँ, कार्बन को प्लस कर दो क्लोरीन के साथ तो फिर ये बनेगा CCl4। गलत गलत गलत, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें तो बहुत आसान है, आप उनको डायरेक्ट कंबाइन कर लेते हैं जो आपका प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे आप लोग समझ रहे हैं ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं। तो लिहाजा आप लोग CCl4 को का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो आप लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक तरीका है, वो आप तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, हैस वो तरीका है हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसी तरह और कुछ कंपाउंड है जैसे कि B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। इनके इनका इशू क्या है? इनका इशू ये है कि जब आप उनको जला रहे थे हो, मतलब आप उनको जलाना चाहते हैं ताकि उसका हीट चेक करें कि कितना हीट रिलीज हो रहा है। जब आप इसको जला रहे होते, सपोज इसको आप जला रहे होते, Al2O3 को आप बर्न करें, बर्न, आप उसको जला रहे हैं। लेकिन जब आप उसको जला रहे थे थोड़ा बहुत तो ये जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी, लेयर। वो लेयर इसके आसपास डिपॉजिट हो जाएगा, इसको जलने नहीं देता। भाई आप क्या करोगे फिर? अब तो ये पूरा जला ही नहीं, तो इससे जो मुकम्मल हीट निकलने वाला था वो तो हमें पता ही नहीं चला। तो ये मसला है। तो ये इस तरह के कंपाउंड्स भी होते हैं जो हमारे लिए इश्यू कॉज करते हैं, यानी हम आसानी से इनकी एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह एक और है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप बनाते हैं ग्रेफाइट से, हम कार्बन से ना, ग्रेफाइट से कार्बन मोनोऑक्साइड का, ग्रेफाइट कार्बन को तो कहते हैं ना। जब आप उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड आप बनाना चाहते हैं, टारगेट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। ये तो प्रॉब्लम है। काश ऐसा होता कि सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता तो जो हीट रिक्वायर होती या रिलीज हो जाती वो हम लोग फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पर ये मसला है। सो बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स की एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि मुख्तलिफ कंपाउंड्स के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, जैसे आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी।
तो फिर क्या करें? फिर हमें कोई मुतबादिल रास्ता चाहिए। ये जो मुतबादिल रास्ता है, ये आपको हैसला, हैसला, ठीक है। इससे आपको बड़ा प्यारा नाम है, ठीक है, हैसला ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यहां से लगे, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। क्या कहता है हैसला? अकॉर्डिंग टू हैसला, एक तो मैं ये चीजें अब थोड़ा मिटाना चाहता हूँ, ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा इंशाल्लाह। स्टेटमेंट कह रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, बल्कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ, शुरू से देखिए। फॉर, कलर चेंज करता हूँ। फॉर सम कंपाउंड्स डेल्टा एच यानी हीट इंथैल्पी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, सो वी यूज एन इनडायरेक्ट मेथड टू गेट डेल्टा एच वैल्यूज। ये तो हो गया भाई, अंग्रेजी में मैंने आपको वो समझा दिया था। This is possible by the help of Hess's law. Hess's law. Some examples already आपको explain कर चुका हूँ। अब आते हैं यहाँ पर definition की तरफ। If a chemical change takes place by several different routes, the overall energy change is the same regardless of the route. मैं आपको समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा जी, देखते जाइए। अगर आपके पास एक केमिकल चेंज है, मैं हमेशा ये प्यारा सा आसान सा एग्जांपल आपको हमेशा देता रहता हूं इससे, ठीक है, देखते जाइए। अगर आपके पास एक रिएक्शन है और इसमें आप ए से चलो बी नहीं कर देता हूँ, जस्ट जस्ट एक आसान, उससे भी आसान करता हूँ। एक रिएक्शन है, उससे आप क्या करते हैं, आप ए से डी बनाना चाहते हैं। बहुत आसान है, ए से डी बनाना चाहते हैं, और ये एक स्टेप है, सिंगल स्टेप है, बस डी बन जाता है। और इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। सपोज करते हैं वो एनर्जी है 50 किलो जूल पर मोल। मैंने लिखा नहीं है, जगह ही नहीं है, तो आप गुजारा करो। आपको पता है किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है। अभी आप लोग मेरे साथ ट्रेन हो चुके हो, ठीक है, माशाल्लाह। सो ये एक सिंगल स्टेप में 50 किलो जूल इसकी एनर्जी है। अब हैसला को जरा देखें। अगर इस यही रिएक्शन, यही प्रोडक्ट आपको एक मुतबादल रास्ते से मिल जाए, मुतबादल रास्ता इख्तियार कर ले, कभी कभी आप रोड गाड़ी पे जा रहे हैं तो लिखा हो यार आप लोग मुतबादल रास्ता इख्तियार को, आ गया मसला है। तो अगर मैं इसको ए को सबसे पहले बी में कन्वर्ट कर दूं, तो ये एक रिएक्शन हो जाएगा। इसके दौरान कुछ कुछ एनर्जी यहां से सपोज निकल जाती है। लेट्स सपोज दैट इज 20 की एनर्जी यहां से निकल जाएगी। फिर बी को हम लोग सी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक और स्टेप आ गया इसके अंदर। इसके दौरान हम देख लेते हैं, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, 10 किलो जूल की एनर्जी यहाँ खर्च हो गई, रिलीज हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, सी को आखिरकार सी जाकर डी में कन्वर्ट हुआ, तो इधर 20 किलो जूल की एनर्जी यहाँ पर खर्च हो गई। दो मुतबादिल रास्ते हैं, एक डायरेक्ट रास्ता था, ए टू डी 50 किलो जूल की एनर्जी खर्च हो गई थी। एक मुतबादिल रास्ता है, उसमें क्या हुआ, ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में, सी पे बाद में जाकर डी। हमारे पास प्रोडक्ट वही बन गया। तो इस दौरान जो एनर्जी हमारे पास आई वो बिल्कुल सेम होगी, चाहे आप रास्ता नंबर 1, हाँ डायरेक्ट रास्ता, रास्ता नंबर 1, रूट नंबर 1, या रास्ता नंबर 2, रूट नंबर 2, चाहे आप जो भी रास्ता इस्तेमाल करोगे एनर्जी वही आएगी। बस ये चाचू जो हैस चाचू था, उसने जो लॉ बनाया था वो बस इतना कुछ कहना चाह रहा है कि किसी केमिकल चेंज के दौरान जो एनर्जी हमारे पास आएगी वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो आप
एक डायरेक्ट स्टेप से देखो, या एक स्टेप से देखो या दूसरे स्टेप से, मतलब एक रास्ते से या दूसरे रास्ता, कोई भी हो, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ता नंबर 1 या रास्ता नंबर 2, चीज वही बनेगा, एनर्जी वही आएगी। तो अब आप जरा देखिए, 20 एनर्जी जमा 10 जमा 20, वापस आंसर क्या बन जाता है? 50। सो अगर एक रास्ते से जाओगे वो 50 है, तो दूसरे रास्ते से भी वही 50 आएगा। अच्छा, मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपके जहन में इतना ज्यादा देखना चाहता हूँ, उस मजबूत तरीके से मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस बात को, पॉइंट को भूलना नहीं, क्योंकि ये बात वो पॉइंट है कि आगे जाकर जो बॉर्न हैबर साइकिल है उसमें ये बड़ा काम आएगा। बिलीव में उसमें ये बड़ा, सच में छोटा सा डायग्राम बड़ा काम आएगा। ठीक है, सो आपको समझ आ गया कि हैसला क्या कहता है कि किसी केमिकल चेंज के दौरान जो एनर्जी चेंज हमें मिल जाती है, वो एनर्जी चेंज रूट पे डिपेंड नहीं करता, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी रास्ते से आप जाओगे सेम रहेगी। अगर आप रास्ता नंबर 1 से जाओगे भी वही एनर्जी आएगी, आप रास्ता नंबर 2 से जाओगे भी वही, अगर आप रास्ता नंबर 3 से जाओगे तो भी वही एनर्जी आएगी। ये एक लॉ है, ये एक कानून है, और ये फैक्ट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और आपको बहुत मजा आएगा जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। एक प्यारा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए करते हैं। ठीक है जी जनाब, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ डेल्टा एच फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिटरमाइंड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या मसला क्रिएट कर लेता है। तो आइए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अ, सबसे नीचे स्क्रीन पर राइट साइड पर, बॉटम राइट साइड पर अगर आप देखें तो देखो हम लोग कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे बनाते हैं? पहला तरीका क्या है? देखें, अगर तो हम ग्रेफाइट को, कार्बन को, कार्बन हमारे पास ग्रेफाइट है, अगर इस कार्बन को मैं ऑक्सीजन के साथ मिलाऊं, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है, एक रास्ता हुआ। दिस इज जस्ट वन रूट, रूट नंबर 1। या आप इसको जस्ट डेल्टा एच कह दीजिए, भाई यहां पर कोई एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा एच। अब कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता जरा देखते जाइए। आप परेशान मत होना कि सर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को करना है, इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। ना ना ना, इसी के अंदर ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टारगेट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। चले रास्ता नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सिर्फ कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, हाफ ऑक्सीजन अगर यहाँ पर हम ऐड कर सकें। जस्ट ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन O2 है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर मैं जस्ट हाफ यानी एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर आ जाए, तो इससे क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। ये एक दूसरा दूसरे रास्ते का एक पहला स्टेप है, दूसरे रास्ते का पहला स्टेप है। अब हम आस्ते आस्ते अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन को अगर हम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बनेगा, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर फिर हम एक और O2, यानी O2 तो नहीं है, उसमें 2 ऑक्सीजन है, उसको हाफ कर दे तो अब ये एक ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर हम एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जाकर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सो हमारे पास 2 रास्ते आ गए, एक ऊपर वाला रास्ता है डायरेक्ट, एक नीचे वाला मुतबादिल रास्ता है जिसके 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप है। ठीक है, स्टेप 1 अगर मैं इसको डेल्टा H1 का नाम दे दूं तो बड़ा ही अच्छा होगा यार, डेल्टा H1। और स्टेप 2 उसको मैं डेल्टा H2 का नाम दे देता हूं। ठीक है, ऊपर वाला जो डायरेक्ट है वो डेल्टा एच है। अब आप लोग मुझे बताओ,
अगर इस प्रोसेस में मैं लगा दूं हेस लॉ, अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं, तो हेस लॉ क्या कहता है कि जितनी एनर्जी यहां से यहां तक आई थी हमारे पास, उतनी ही एनर्जी इनडायरेक्ट स्टेप में यहां से यहां तक आएगी, उसमें फर्क नहीं आएगा। तो थोड़ा अच्छे अंदाज से लिख देते हैं। ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं कि जो पहला डायरेक्ट रास्ता है डेल्टा एच, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा H2। ऐसा भी तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों सेम रहेंगी, तो मैंने ये कर दिया। अब हम आपको वैल्यूज लगा के बता देते हैं। ठीक है, जरा आप आ जाइए ऊपर की तरफ थोड़ा सा। आ, अगर हम ग्रेफाइट ले लें, ये कार्बन है ना, तो इसको मैं लेते ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन की नीचे में GRA लिख रहा हूं, ग्रेफाइट। क्या चीज है ये? सॉलिड है। इसको अगर मैं ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर दूं, तो क्या बनेगा? यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये डायरेक्ट तरीका है। इसका डेल्टा एच क्या है? इसका डेल्टा एच है -393.7 किलो जूल पर मोल। 397, ये मतलब एनर्जी यहां पर रिलीज हो जाएगी। ये था कौन सा स्टेप? डायरेक्ट स्टेप। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा गैस की शक्ल में, या कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तो यहां से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है ना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो। ये एक और स्टेप है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज वन स्टेप। इस दौरान क्या होगा? ये हमारे पास डेल्टा H2 होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको H2 बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको मैं डेल्टा H2 कर देता हूँ। इसका भी हमें पता है कि कितना है डेल्टा H2, कार्बन डाइऑक्साइड जब तक बन रहा है। तो ये है -283, -283 kJ पर मोल। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड चीज, जरा देखो, ये प्रॉब्लम है हमारी। थर्ड चीज क्या है कि कार्बन यानी ग्रेफाइट, अगर कार्बन ग्रेफाइट हो, इसके साथ अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर दूं, तो इससे क्या बनेगा? जस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, गैस। इसका डेल्टा एच हमें नहीं पता। डोंट नो। डेल्टा H1 आएगा, जाहिर है इसका डेल्टा H1 आएगा, ये हमें नहीं पता। मैं इधर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। सही है। तो अब आप जरा नीचे आ जाओ। नीचे हमने तो बना लिया कि ये हमारे पास जस्ट डेल्टा एच है डायरेक्ट रिएक्शन का, और ये डेल्टा H2 और डेल्टा H1 ये मुतबादिल रास्ते का है। तो हमने जब हैश लॉ लगाया, हमें पता चल गया कि डेल्टा H इज इक्वल टू, यानी डायरेक्ट रास्ते का जो हीट है इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रास्ते का। वैल्यू जरा पुट करते जाइए। डायरेक्ट जब आपने डेल्टा H बनाया था, वो माइनस माइनस 393.7 किलो जूल था। H1 तो हमें मालूम ही नहीं है, तो H1 एज सच यहाँ पे लिख लेते हैं। डेल्टा H1 को एज सच लिखा, हमें मालूम नहीं है, हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं। लेकिन जो डेल्टा H2 है वो हमें पता है, -283, दैट इज -283 किलो जूल पर मोल। अब आपको डेल्टा H1 चाहिए, तो इसके साथ जो कुछ भी है उसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाओ, ताकि डेल्टा H1 अकेला हो जाए। तो -283 को अगर मैं इक्वेशन के इस साइड पर लाना चाहूं, तो ये +283 हो जाएगा, यानी -393.7 +283
इज इक्वल टू डेल्टा H1। और आपको पता है कि डेल्टा H1 कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट चेंज है। अब ये हमें डायरेक्ट तरीके से पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमने हैस लॉ की मदद से ये फाइंड कर लिया, अब करने जा रहे हैं। तो -393.7 जमा 283 माइनस कर दो, आपके पास आंसर क्या आएगा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 के जे पर मोल, किलो जोल पर मोल। थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। 110 किलो जोल पर मोल। बड़े नंबर के सामने माइनस का निशान है, छोटे नंबर के सामने प्लस का निशान है। जब आप माइनस करोगे जो कुछ आएगा तो उसके सामने तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। जनाब मुबारक हो आपको, डेल्टा H1 का इधर चला गया यार, आपको डेल्टा H1 जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट चेंज है, वो आपके पास आ गया -110 किलो जूल पर मोल। तो देखो कितने जबरदस्त तरीके से हमने पहले वो साइकिल कंस्ट्रक्ट किया और रूट कंस्ट्रक्ट किए, और बाद में उससे हमने एनर्जी कैलकुलेट कर दिया। तो अगर हमारे पास हैस लॉ का आइडिया ना होता, हम ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते। तो देखो कैसे कैसे वो कंपाउंड्स जो हमें प्रॉब्लम कॉज करते हैं, हम उनका डायरेक्ट तरीके से एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, हम इस तरह इनडायरेक्ट तरीके से एनर्जी फाइंड करते हैं। बहुत मजे की बात मैं आपको और बताता चलूं, इसी तरह एक और बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आ रहा है बोर्न हैबर साइकिल में। उधर आपको इससे भी ज्यादा मजा आएगा। इसी तरह का साइकिल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो आपको वहां पर भी लेके चलते हैं इस वीडियो के बाद। सो सी यू इन द बोर्न हैबर साइकिल वेरी वेरी सून।